हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का 2015 में आया हुआ पेपर। अभी बिजनेस स्टडीज की चर्चा कर रहे हैं। दूसरी प्लेलिस्ट में आपको इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की भी वीडियो दिख जाएंगी। साथ ही साथ आप सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट www.successmantra.com, मंत्रा में एक एक्स्ट्रा ए लगाना मत भूलना। successmantra.com पे आपको मिल जाएंगे 10 पेड सैंपल पेपर। अभी आप फ्री सैंपल पेपर देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पेड और अच्छे से करेंगे, ठीक है जी। सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेटा, उसको सब्सक्राइब लिस्ट में डाल दीजिए अपनी, और 10 पेड सैंपल पेपर भी अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। तो स्टार्ट कर देते हैं बेटा 2015 का पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बोल चुका हूँ बेटा, यहाँ पर ना क्वेश्चन डायरेक्ट आपको ज्यादा नजर आएंगे, पर जो इनडायरेक्ट होंगे ना, जो केस की फॉर्म में आए होंगे, वो और तगड़े होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन काफी मिल सकते हैं आपको। आज की तारीख में बेटा ऐसे इतने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, ये बात तो आपको भी पता है। What is meant by efficiency in management? Efficiency का मतलब सब समझते हैं, विद इन द कॉस्ट टारगेट को अचीव करना या मिनिमम कॉस्ट में टारगेट को अचीव करना। सिंपल सा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हाउ डज मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव स्टेट। कैसे मैनेजमेंट हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। देखो बेटा, मैनेजमेंट का पर्पस एक ही है, ग्रुप गोल्स अचीव करना। लेकिन इस ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए हम बहुत सारे इंडिविजुअल एफर्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। और इंडिविजुअल एफर्ट्स कब डालेंगे आपको बताइए, तो हम कहीं ना कहीं उनको मोटिवेशन देते हैं, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई करते रहते हैं। तो बेटा, मोटिवेशन हमेशा इंडिविजुअल को तब होगा जब उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। चाहे हम पे एंड अलाउंसेस बढ़ाएं उनके, चाहे उन्हें प्रमोशन दे, चाहे बोनस दें, चाहे इंक्रीमेंट दे, कोई भी लालच दे, तो बेटा तभी ग्रुप गोल्स अचीव हो पाते हैं और ऐसे मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाता है। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन प्लानिंग प्रेमाइसेस। बेटा, प्रेमाइसेस का मतलब अकाउंट्स में लैंड एंड बिल्डिंग से होता है, लेकिन मैनेजमेंट में बेटा लैंड एंड बिल्डिंग का कोई काम नहीं। प्लानिंग प्रेमाइसेस का क्या मतलब होता है? प्लानिंग प्रेमाइसेस का मतलब होता है assumptions and the predictions related to future condition and events। फ्यूचर कंडीशन से रिलेटेड, फ्यूचर प्रोडिक्शन से रिलेटेड कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, कुछ असम्पशन लेने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसे हम प्लानिंग प्रेमाइसेस बोलते हैं बेटा। फोर्थ वन, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। Alliance Limited is engaged in manufacturing plastic buckets. The objective of the company is to manufacture 100 buckets a day. To achieve this, the efforts of all departments are coordinated and are interlinked, and authority responsibility relationship is established among various job position. There is a clarity on who is to report to whom। बेटा, आपने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्लैरिफाई कर दिया, ये पता लग रहा है कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है। आंसर हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस याद करो बेटा, लास्ट स्टेप एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप, वही बेटा सारा हिंट है। फिफ्थ वन, एक्सप्लेन हाउ कॉस्ट ऑफ डेट अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। कैसे कॉस्ट ऑफ डेट अफेक्ट करता है चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को। कॉस्ट ऑफ डेट सिंपली बोलो तो बेटा इंटरेस्ट। देखो, जितना इंटरेस्ट रेट लो होगा उतना ही कम से कम, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा डेट को एम्प्लॉय कर सकती है। लोअर द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ कंपनी टू एम्प्लॉय द हायर डेट। मैं कहता हूं बेटा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ 2,40,000 रुपए का ब्याज दे सकती है। मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की इतनी ही कैपेसिटी है, तो हमने क्या किया, 20 लाख रुपए का लोन ले लिया, क्योंकि 12% पर मिल रहा था। अगर मैं ये कहूं कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, इकोनॉमी में 8% पर मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या अभी मैं 20 लाख का लोन लूंगा? नहीं, अब शायद मेरी कैपेसिटी टू एम्प्लॉयर हायर डेट कहीं ना कहीं बढ़ रही है ना बेटा, मेरी कैपेसिटी। पहले मैं 20 ही लाख का लोन ले पाता था, मैं 30 लाख का लोन ले पाऊंगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट कम हो गया। तो लो कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ कंपनी टू एम्प्लॉय हायर डेट एंड वाइस वर्सा। तो ऐसे कॉस्ट ऑफ डेट अफेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेदर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन लॉजिस्टिक्स विल बी हाई और लो।
Indian Logistics has its own warehousing arrangement at key locations across the country. Its warehousing services help business firms to reduce their overhead, increases efficiency and cut down distribution time. बेटा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ना यहाँ पर कम ही होगी। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना आपका सारा फोकस नेचर ऑफ बिजनेस पे होना चाहिए। अब इंडियन लॉजिस्टिक क्या कर रही है बेटा, वेयर हाउसिंग सर्विसेज तो दे रही है। अगर आप सर्विस सेक्टर में हो, सर्विस सेक्टर में तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वैसे भी बहुत ही कम होती है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी इज बीइंग फॉलोड बाय ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड। Beauty Products Limited is a natural, ethical beauty brand famous for offering organic beauty products for men and women. The company uses plant-based material for its product and is the #1 beauty brand in the country. It not only satisfies customer but also believe in overall protection of planet. कहीं ना कहीं बेटा सोसाइटी की तरफ भी आपका पूरा ध्यान है। क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट भी इथिकल बना रहे हो, ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है ना जी, और प्रोटेक्शन ऑफ प्लेनेट का भी ध्यान रख रहे हो। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट या सोसाइटल कंसेप्ट आंसर हो जाता है। ऑन सोनिका's बर्थडे हर मदर के एक बार रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। कैन सोनिका अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या हम डिस्ट्रिक्ट फोरम के खिलाफ कहीं जा सकते हैं, पढ़ते हैं केस। ऑन सोनिका's बर्थडे her mother gave her a pair of gold earring. After 1 month, Sonika observed that earrings are losing their shine. She checked the mark on the earring and found that it was not a proper hallmark, and her mother had been cheated by the shopkeeper. So she filed a complaint in a district forum which rejected it. Not satisfied by the decision of district forum, she was very much disturbed, and after 2 months decided to appeal further. देखो आज की तारीख में अगर आपने डिस्ट्रिक्ट फोरम के खिलाफ केस करना है स्टेट कमीशन में, तो आपको 45 डेज दिए जाते हैं एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब यहाँ आप 2 महीने के बाद सोच रहे हो केस करने की। 2 महीने मतलब 60 दिन आपने बता दिए, क्या केस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे बेटा, टाइम लैप्स हो गया आपका। आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज मेंट बाय फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस। बेटा क्या होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर? Dividing the whole enterprise according to the major functions to be performed in the organization is known as functional structure. पूरी ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे टुकड़े कर देना फंक्शन के हिसाब से, यही फंक्शनल स्ट्रक्चर है। और बेटा रही बात 2 एडवांटेज की, तो पहली एडवांटेज तो स्पेशलाइजेशन ही है, दूसरी एडवांटेज इकोनॉमिकल है, तीसरा इजी टू गिव ट्रेनिंग। फॉर्म बेटा ट्रेनिंग देना बहुत आसान है, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत आसान है, तो लिखे जा सकते हैं बेटा एडवांटेज, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सप्लेन हाउ द प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर अफेक्ट द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर में ना हमने बहुत सारी बातें पढ़ रखी है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे पहली हेडिंग लिखना नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर गुड्स है तो वो हमेशा लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिकता है। अगर इंडस्ट्रियल गुड्स है तो वो शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिकता है। रही बात वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट की, अगर आपके प्रोडक्ट की पर यूनिट वैल्यू बहुत कम है, जैसे कि चिप्स देख लो 5-5 रुपए में बिक जाते हैं, सॉस के पाउच 1 रुपए में, नेस्कैफे की कॉफी 2 रुपए में, इतनी पर यूनिट वैल्यू कम है तो लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिकेंगे। यहाँ ये कहीं ना कहीं एजेंट के पास आते हैं, फिर होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, मतलब बहुत बड़ा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की पर यूनिट वैल्यू बहुत ज्यादा है तो कई बार ये डायरेक्टली बिक रहे होते हैं शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से, जैसे तनिष्क, ठीक है ना जी, टाटा का प्रोडक्ट है तनिष्क। क्या कर रहा है टाटा? डायरेक्टली बेच रहा है कंज्यूमर को, कोई मिडल मैन इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा, तो ये वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट का भी इम्पैक्ट है। थर्ड वन पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल है पेरिशेबल प्रोडक्ट, बेटा ये शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिकते हैं। रही बात नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट की, तो वो लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिकते हैं। एंड लास्ट वन इज प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैं बात करूं नॉन टेक्निकल नॉन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, जो कि ज्यादातर कंज्यूमर गुड्स होते हैं, लॉन्गर चैनल से बिकते हैं, और जो प्रोडक्ट टेक्निकल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वो हमेशा शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिक जाते हैं। तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट में 4 हेडिंग थी, मैंने चारों क्लेरिफाई करने की कोशिश करी। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द लीडरशिप स्टाइल बीइंग अडॉप्टेड बाय प्रमोद। प्रमोद ने कौन सा लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट किया?
बोल चुका हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ, 100 में से 90 केस स्टडी अगर आएंगी और लीडरशिप स्टाइल पूछा होगा, आंसर सिर्फ एक ही होगा, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। कहते प्रमोद वाज अ सुपरवाइजर एट अन्नपूर्णा आटा फैक्ट्री। द फैक्ट्री वाज प्रोड्यूसिंग 200 क्विंटल्स ऑफ आटा एवरी डे। His job was to make sure that the work goes on smoothly and there was no interruption in production. He was a good leader who would give order only after consulting his subordinate. देख लो बेटा काम की बात, ऑर्डर देता है लेकिन अपने सबॉर्डिनेट के साथ कंसल्ट करके, एंड वर्क आउट द पॉलिसी विद द एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रुप। यानी कि यही लाइन सारा का सारा हिंट है, ही से लेकर ग्रुप तक, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल या पार्टिसिपेटिव लीडर। Financial market plays an important role in allocation of scarce resources in an economy by performing many important functions. Explain any three such functions. बेटा फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन आपको पता ही है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। बेटा बहुत बार इसकी चर्चा हो चुकी है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं, हेडिंग फिर भी बोलती है मैंने। 13th question, identify the communication barrier discussed above, state the category of this communication barrier, explain any other communication barrier of the same category। पढ़ते हैं जी। तो वो सबसे पहले स्पेसिफिक बैरियर लिखना, बिल्कुल स्पेसिफिक, फिर उसकी कैटेगरी की वो सिमेंटिक है, साइकोलॉजिकल है, ऑर्गेनाइजेशनल है या पर्सनल बैरियर है, फिर उसी कैटेगरी के बेटा कुछ और बैरियर भी बताने। Neeraj, a sales representative of Omida Limited, has changed 7 jobs in the last 1 year. He is a hard-working person, but is not able to finalize deal with the customers due to his inadequate vocabulary and omission of needed word. Vocabulary खराब है, काम का word भूल जाता है. Sometimes he uses wrong word because of which intended message is not conveyed. All this created a misunderstanding between him and his client. बेटा चाहे इनएडिक्वेट वोकैबुलरी है, चाहे यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड है, चाहे ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड है, तीनों बातें एक ही जगह पर कवर होती है, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, और ये सिमेंटिक बैरियर की कैटेगरी है। रही सिमेंटिक बैरियर में और बात लिखने की बात, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लेरिफाइड असम्पशन, टेक्निकल जार्गन, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, ये सब आप लिख सकते हो। 5 और बचते थे, मैंने 5 को बोलती है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, एनी थ्री पॉइंट ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है बेटा? सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर एंड फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट द बिजनेस एनवायरनमेंट। एक बिजनेस की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाद जितने भी फैक्टर फोर्सेस आपको दिखाई दे रही हैं, सबका सम टोटल कर लो बेटा, ये बिजनेस एनवायरनमेंट है। रही बात इंपॉर्टेंस की बात, जो आपको सामने के वो लिखो, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। It helps the firm to identify threats which would serve as early warning signal. Planning and policy formulation की बात, improvement in performance, coping with rapid changes, tapping useful resources। 6 हेडिंग है, मैंने 6 बोल दी बेटा, कोई 3 लिखो जो आपको आसान लगे। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड और राइट टू सीक रिड्रेसल पे शॉर्ट नोट। बेटा एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर, आपको राइट है इन्फॉर्म होने का। इसी वजह से इंडिया में जितनी भी पैक्ड कमोडिटी बिकती हैं, वो अपने लेवल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे के बिकते हैं, क्योंकि आपको राइट है जानने का। जो भी प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हो उसके बारे में सब चीजें आपको बताती है कंपनी, एमआरपी, नेट वेट, ग्रॉस वेट, कंटेंट, कॉशन इन यूज, प्रोसेस ऑफ मेकिंग, इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेरियन मार्क, नॉन वेजिटेरियन मार्क, सब कुछ बताती है। ये इसलिए बताइए क्योंकि आपको अधिकार है जानने का। रही बात राइट टू सीक रिड्रेसल की, आपकी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया जाएगा, इसका मतलब ये है दैट सिंपली मींस अगर किसी कंपनी ने आपके साथ धोखाधड़ी की है तो आपको कंपनसेशन दिलवाई जाएगी। अब बेटा कंपनसेशन आपको दिलवाना जो है वो जनरली आर क्यूब की फॉर्म में होता है। मैं आर क्यूब क्यों बोलता हूं? क्योंकि इनका इनिशियल वर्ड आर, रिपेयर द डिफेक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट और रिप्लेस इट विद अ न्यू प्रोडक्ट विच इज फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट और रिफंड द प्राइस पे। जनरली कॉम्पनसेशन में बेटा इन 3 आर में से एक आर पक्का मिलता है। तो एग्जांपल के तौर पर राइट टू सीक रिड्रेसल में हम इसकी बात कर देते हैं। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है, तीनों लगातार, मैंने थोड़ी थोड़ी बात तीनों की कर दी। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट यूज्ड बाय समीर गुप्ता through which he was able to steer his company to great height. Also explain 3 points of importance of this concept. पढ़ते हैं जी। समीर गुप्ता started a telecommunication company, Donera Limited, to manufacture economical mobile phone for the Indian rural market with 15 employees.
The company did very well in its initial year as the product was good and marketed well. The demand for its product went well. To increase production, the company decided to recruit additional employees. Samir Gupta, who was earlier taking all the decision for the company, had to selectively disperse the authority. बेटा जहां कभी वो सारे डिसीजन खुद देता था, वो क्या कर रहा है, सेलेक्टिवली डिस्पर्स द अथॉरिटी। यही लाइन हिंट है बेटा कंसेप्ट का नाम डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा सेलेक्टिवली डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ वाइड एरिया। बेटा जब बहुत बड़े एरिया में आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो वही डिसेंट्रलाइजेशन है। एक लेवल पे बांटोगे तो डेलीगेशन, बहुत बड़े लेवल पे बांटोगे तो डिसेंट्रलाइजेशन। रही बात उसकी 3 इंपॉर्टेंस लिखने की, वो लिखे जा सकते हैं, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, फैसिलिटेट ग्रोथ, बेटर कंट्रोल, क्विक डिसीजन मेकिंग। तो बहुत सारी बातें बेटा, कुछ ही लिखो। 3 लिखनी थी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोली है बेटा। बढ़ते हैं आगे। कहते सजेस्ट हाउ द सुपरवाइजर बाय इंक्रीजिंग स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ वर्कर कैन मेक देम हैंडल देयर वर्क इंडिपेंडेंटली। ऑल्सो स्टेट एनी 3 बेनिफिट्स दैट द वर्कर विल derive by the decision of supervisor। बेटा स्किल नॉलेज बढ़ाने की बात, एबिलिटी बढ़ाने की बात हमेशा ट्रेनिंग का हिंट होता है, और उसके 3 फायदे लिखने हैं बेटा जो वर्कर को हुए। बेटा वर्कर के लिए 3 फायदे लिखे जा सकते हैं। उनके करियर प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव कर जाएंगे, स्किल एबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना कहीं मोरल ऑफ वर्कर बढ़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चांसेस ऑफ एक्सीडेंट गेट मिनिमाइज्ड। 4 ही फायदे हैं, मैंने चारों बता दिए, कोई 3 लिख देना जो आपकी इच्छा करे। चलो जी बढ़ते हैं आगे। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम। बेटा एक ही प्रिंसिपल है, प्लूरल सेंस नहीं है। स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड इन द अबव पैरा। ठीक है जी, स्टेट एनी 2 वैल्यू विच आपका विद्यालय कम्युनिकेटेड टू द सोसाइटी। पढ़ते हैं जी क्वेश्चन। बेटा 2 फीचर, एनी 2 फीचर लिखने हैं मैनेजमेंट के, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, लिखा जा सकता है। रही बात 2 वैल्यूज की, बेटा एलिमिनेट कर चुका सीबीएसई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, तो इन दोनों का आंसर मुझे नहीं करना, सिर्फ प्रिंसिपल छाटना, अभी छाट देते हैं। आपका विद्यालय बिलीव इन होलिस्टिक डेवलपमेंट, इनके बाद फुल स्टॉप स्पेस है, इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड एनकरेजेस टीम बिल्डिंग थ्रू अ मिक्स ऑफ curricular or co-curricular and sports activity. On its founder day, a stage performance had to be put up. A committee of 10 prefects was constituted to plan different aspects of the function. They all decided to use recycled paper for decoration. There was a spirit of unity and harmony, and all members supported each other. बेटा there was a spirit of unity and harmony, आंसर तो मिल गया मेरे को, स्पिरिट द कॉप्स, फिर भी एक बार पढ़ना पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, with mutual trust and belongingness, फिर दोबारा हिंट, the program was systematically planned and executed. Karthik, one of the prefect, realized that unknowingly the group had applied one of the principle of management while planning and executing the program. He was so inspired by the success of function that he asked his father to apply the same principle in the business. कुछ और नहीं बेटा, बात स्पिरिट द कॉप्स की चल रही है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 19th वन, name and explain the money market instrument that the company can use for the above purpose. What is the duration for which a company can get funds through this instrument? State any other purpose for which this instrument can be used. गणेश स्टील लिमिटेड इज अ लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी। बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, जब ये हिंट आ जाए लार्ज और क्रेडिट वर्दी कंपनी है, आंसर हमेशा कॉमर्शियल पेपर होगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं हो सकती। ठीक है जी, 99.99% ये हिंट काम कर जाता है, आंसर सिर्फ कॉमर्शियल पेपर होगा। गणेश स्टील लिमिटेड इज अ लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टील फॉर द मार्केट. It now wants to cater to the Asian market and decides to invest in new high-tech machine. Since the investment is large, it required long-term finance. It decided to raise fund by issue of equity share. The issue of equity share involved huge flotation cost. To meet the expense of flotation cost, the company decided to tap the money market. बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट मीट आउट कहाँ से की जाती है, मैं बता ही चुका हूँ बेटा, कॉमर्शियल पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। What is the duration for which company can get fund through this instrument? 15 दिन से लेकर 1 साल। कमर्शियल पेपर का मैच्योरिटी पीरियड 15 days to 1 year है बेटा। स्टेट एनी अदर पर्पस फॉर विच दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज। देखो बेटा 2 ही पर्पस के लिए कमर्शियल पेपर इशू होता है, एक तो टू मीट आउट द फ्लोटेशन कॉस्ट और दूसरा
टू मीट आउट द सीजनल एंड द वर्किंग कैपिटल नीड। तो बेटा आप लिख सकते हो टू मीट आउट द सीजनल एंड द वर्किंग कैपिटल नीड। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 5 फीचर ऑफ प्लानिंग। आगे इतने डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा आज के जमाने में नजर नहीं आ सकते। 2015 का पेपर कहाँ है और 2025 का कहाँ होने वाला है। ठीक है जी। रही बात चलो अगर डायरेक्ट डिस्कशन की तो पढ़ा है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग इज परवेसिव, इज कॉन्टिन्यूअस, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इज फोकसिंग ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। कुछ भी लिख लेना बेटा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग परफॉर्म्ड बाय रीटा, name the elements of our function of management which help Rita to improve Smita's behavior, state any 3 feature of the element identified in second above। देखो मैं अब काम की बात बोलता हूँ। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछा, पोस्ट डीसी में से कोई एक होगा, लेकिन जैसे उसने कहा कि एलिमेंट भी बता दो इस फंक्शन का। एलिमेंट बेटा सिर्फ डायरेक्टिंग के हैं 4 एलिमेंट, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ध्यान रख लेना कंफर्म्ड आंसर इसका डायरेक्टिंग। अब जो भी एलिमेंट है वो ढूंढते हैं। रही बात उसके 3 फीचर लिखने की तो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो लिखा जा सकता है। पढ़ते हैं जी क्या बात है। Smita had been working as an assistant manager with Johnson Enterprises for the last 10 years. She was very popular amongst her colleagues because of her commitment and dedication towards the work. When the manager senior to her retired, or her colleagues thought that now Smita would be promoted. But to everyone's surprise, the vacant posts were filled by an outsider, Mrs. Rita. Smita felt demoralized and her performance started decline. She would abstain herself often and could not meet her targets. Mrs. Rita was a good leader who would not only instruct her subordinate but also would also guide and inspire them. She noticed Smita's behavior and felt that her performance could be improved. She started involving Smita in decision-making issues related to organization and made her a part of high-level joint management committee. देखो बेटा सबसे काम का हिंट है कि उसको ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी का पार्ट बना दिया। कहाँ पढ़ा है आपने ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी वर्क? बेटा एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में एक टॉपिक है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन कि एम्प्लॉय को डिफरेंट कमेटी का पार्ट बनाओ, परचेज कमेटी और डिसिप्लिनरी कमेटी और ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी, वहां से आती है बात। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का मेन टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन के बेटा 2 टॉपिक पढ़ते थे हम, मॉनेटरी या फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो एलिमेंट का नाम मोटिवेशन, ये तो पहले ही बता दिया था। डायरेक्टिंग और मोटिवेशन के 3 फीचर डायरेक्टली लिखे जा सकते हैं। बढ़ाते हैं बेटा बात को आगे। आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। देख रहे हो बेटा प्लूरल सेंस। तो मेरे को लगता है कि रिक्वायरमेंट में जितना तसल्ली से टाइम खर्चोगे ना उतनी जल्दी बेटा पेपर पूरा कर पाओगे। स्टेट द 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ईच फंक्शन डिस्कस्ड इन अबव पैरा। और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बेटा कोर्स का पार्ट नहीं है तो सी पार्ट हम अटेम्प्ट नहीं करने वाले। A company was manufacturing LED bulbs which were in great demand. It was found that the target of producing 300 bulbs a day was not met by the employee. बेटा 300 बल्ब का टारगेट था वो पूरा नहीं हो रहा। समझ रहा हूँ, कंट्रोलिंग का पूरा हिंट है। ऑन एनालिसिस, लो जी आपने एनालाइजिंग भी करना शुरू कर दिया डेविएशन को। ऑन एनालिसिस इट वाज फाउंड दैट वर्कर वर नॉट एट फॉल्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फेलियर एंड शॉर्टेज ऑफ वर्कर। द कंपनी वाज नॉट एबल टू अचीव द सेट टारगेट्स एंड अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स वर नीडेड। To meet the increased demand, the company assessed that approximately 88 additional workers were required, out of which 8 would work as a head of different departments and 10 would work as a subordinate under each head. The required qualification and job are also enlisted. It was also specification were decided that necessary. बेटा कहीं ना कहीं कुछ फिर फॉल्ट है। It was also decided that necessary relaxation should be given to encourage women, person from backward and the rural areas and the person with special abilities to assume responsible position in the organization। ठीक है जी, मोटा मोटा बात मेरे को क्या समझ में आ गई है, शायद आपको भी बात समझ में आ गई हो। एक तो कंट्रोलिंग का पूरा हिंट है, एक स्टाफिंग का। जब उसने कहा कि आप वर्कर शॉर्टेज में और आपको 88 एडिशनल वर्कर चाहिए, 8 डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड चाहिए और हर एक के नीचे 10-10 काम करने वाले सबऑर्डिनेट चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन भी बता दी और क्या जॉब रिक्वायरमेंट है ये भी आप बता रहे हो।
तो पहले पार्ट का आंसर है स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। रही बात उनके दो दो स्टेप, देखो कंट्रोलिंग के भी दोनों स्टेप मिले मुझे, स्टाफिंग के भी। जैसे ही पता लगा 88 एडिशनल वर्कर चाहिए, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, वही तो हम एस्टिमेट करते हैं कि कितना स्टाफ चाहिए, किस टाइप का चाहिए। और जब हमने क्या करा, ये भी बता दिया कि कितनी क्वालिफिकेशन के साथ चाहिए और पूरी जॉब रिक्वायरमेंट लिस्ट करा दी है, जॉब स्पेसिफिकेशन दे दिया, तो हमने रिक्रूटमेंट भी कर दिया। 88 एडिशनल वर्कर, ये वाली लाइन एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, और ये जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन वाली लाइन ये रिक्रूटमेंट। स्टाफिंग के दोनों स्टेप लिखे। रही बात कंट्रोलिंग के दोनों स्टेप लिखने की, जैसे ही शुरू में उसने बोला इट वाज फाउंड दैट द टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 300 बल्ब्स अ डे इज नॉट मेट बाय द एम्प्लॉइज। बेटा अगर वो टारगेट पूरा नहीं हुआ है तो कब पता लगता है टारगेट पूरा नहीं हुआ? कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, स्टेप नंबर 3 ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। और उसके बाद आपने एनालाइज भी कर दिया कॉज ऑफ डेविएशन, एनालाइजिंग डेविएशन ये लाइन है। On analysis, it was found that worker were not at fault due to electricity failure and shortage of worker. The company was not able to achieve the set target and alternative arrangement were needed. यहाँ तक on analysis से लेकर needed तक ये हो जाता है एनालाइजिंग डेविएशन। चलो जी खैर आगे बढ़ जाते हैं। 23rd क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन फंक्शनल फॉर्मेनशिप एज अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है जी, फटाफट से डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर देते हैं फंक्शनल फॉर्मेनशिप को। बेटा सबसे पहले फैक्ट्री मैनेजर, ये सारा डायग्राम बेटा एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी से अच्छा ये कोई डायग्राम लिख ही नहीं सकता। उसके बाद अंडर अ फैक्ट्री मैनेजर two personnel would work, namely planning in charge and production in charge. Under planning in charge, 4 personnel would work: instruction card clerk, instruction card clerk, road clerk, time and cost clerk, disciplinarian, speed boss, gang boss, repair boss, speed boss, gang boss, repair boss और इंस्पेक्टर। और इन 8 फॉरमैन से ऑर्डर लेगा एक वर्कर। देखो बेटा मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बता देता हूं, अगर फंक्शनल फॉर्मेनशिप का डायग्राम जानते हो ना तो इस टेक्निक को लिखना ना बेटा सिर्फ मिनटों का काम है। सबसे पहली लाइन की शुरुआत आप यही करोगे, टेलर एडवोकेट्स द सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड द एग्जीक्यूशन फंक्शन। टेलर ने कहा है प्लान करने वाले लोग हमेशा अलग और एग्जीक्यूट कराने वाले लोग हमेशा अलग। अंडर द फैक्ट्री मैनेजर 2 personnel would work, namely planning in charge and the production in charge. Under planning in charge, 4 personnel would work, namely instruction card clerk, road clerk, time and cost clerk, and disciplinarian. Instruction card clerk would draft the instruction for the worker, road clerk would specify the route of production, time and cost clerk would prepare the time and cost sheet, and disciplinarian ensure discipline in the organization. बेटा नाम है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ये 8 फॉर्मेन हैं, इनके फंक्शन ही तो लिखने हैं हमें, यही तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप बोलती है। अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज 4 पर्सोनल वुड वर्क, स्पीड बॉस, गेंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। क्या काम है इनके? स्पीड बॉस बेटा रिस्पॉन्सिबल है एक्यूरेट एंड स्पीडी कंप्लीशन ऑफ जॉब के लिए। गैंग बॉस क्या करता है? मशीन कीप द मशीन एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन। रिपेयर बॉस क्या करता है? एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद मशीन को रिपेयर करता है। देखो गैंग बॉस और रिपेयर बॉस के फंक्शन में ना अच्छा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये समझ लो एक बार। गैंग बॉस का काम क्या होता है? मेरी फैक्ट्री 10 बजे स्टार्ट होती है, गैंग बॉस 8 साढ़े 8 आएगा, मशीन एंड टूल को ग्रीसिंग देगा, ऑयलिंग देगा, चेक करेगा नट बोल्ट वगैरह हर मशीन के प्राइमा फेसिया, और कोशिश करेगा कि वो बिल्कुल रेडी हो ऑपरेशन के लिए। जैसे ही 10 बजे फैक्ट्री स्टार्ट हो हाथों हाथ प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, वहां डिले ना हो। रिपेयर बॉस का काम क्या होता है बेटा? एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद रिपेयर करता है मशीन की या मशीनरी के ब्रेकडाउन पर रिपेयर करता है। इसकी जरूरत डेली बेसिस पे नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को, जबकि गैंग बॉस की जरूरत डेली बेसिस पे है। रही बात इंस्पेक्टर की, इंस्पेक्टर क्या करता है? इंस्पेक्ट द फिनिश गुड्स।
टेलर कहता है इन 8 फॉरमैन से ऑर्डर लेगा एक वर्कर। ये थी बेटा फंक्शनल फॉरमैनशिप। आगे बढ़ जाते हैं बेटा 24th केस की तरफ चलते हैं। The above discussion about the company leads to various factors which decide how much of the profit should be retained and how much should be distributed by the company. Quoting the line from the above discussion, identify and explain any 4 such factors. बेटा कितना प्रॉफिट रिटेन करे, कितना बांटे, ये कौन बताता है? डिविडेंड डिसीजन। और इसको अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर मुझे लाइन कोट करके बताएंगे। पढ़ते हैं जी। Sara Limited is a company manufacturing cotton yarn. It has been consistently earning good profit for many years. बेटा कई सालों से अच्छा प्रॉफिट आप कमा रहे हो। अगर कई सालों से अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबल है आपकी अर्निंग। दिस ईयर टू इट हैज बीन एबल टू जनरेट एनफ प्रॉफिट। इस साल भी बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। अगर आप चाहो तो इससे भी बना सकते हो अमाउंट ऑफ अर्निंग, पर इसके अलावा भी बहुत सारे मुझे मिल जाएंगे। There is availability of enough cash in the company. कंपनी में बहुत कैश पड़ा है, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। तीसरा फैक्टर एंड गुड प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ इन फ्यूचर। लो जी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, 4 फैक्टर तो यही होंगे। इट इज अ वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलीव इन क्वालिटी, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड गुड रेम्यूनरेशन प्रैक्टिसेस। अभी कुछ नहीं हो। It has been many shareholder who prefer to receive a regular income from their investment. बेटा ये 9 शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस, 5 फैक्टर थे। इट हैज बीन टेकन अ लोन ऑफ, ये रूपी का सिंबल होना चाहिए, रूपी 40 लाख फ्रॉम IDBI एंड इज बाउंड बाय सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट। बेटा 40 लाख का लोन लिया IDBI से और IDBI ने डिविडेंड बांटने पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। ये पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्स्ट्रेंट लगा देना डिविडेंड बांटने पर। तो बेटा पूछे थे 4, मैंने 6 आइडेंटिफाई करे। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द अबव पैरा डिस्क्राइब दैट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल यूज्ड बाय हयाराम। ये हरिया, ये वैसे हल्दीराम की बात चल रही है, वैसे मैं आपको एक्चुअली में बता दूं तो प्रिपेयर इट्स मार्केटिंग ऑफरिंग, एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरिएबल्स। बेटा जब भी मार्केटिंग ऑफरिंग की बात चलती है ना, हमेशा एक ही चीज होती है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करने कितने वेरिएबल्स हैं, देखते हैं जी। Haldiram is a famous chain selling a wide variety of product in the Indian market. Their product include chips, biscuits, sweets and squashes. बेटा ये पूरी लाइन प्रोडक्ट मिक्स को बताती है, कितने इतने प्रोडक्ट बेचते हो। प्रोडक्ट मिक्स, it charges a comparatively higher price than its competitor at its sell quality product. ये क्या है? ज्यादा पैसे चार्ज करते हो। प्राइस मिक्स, beside it offer regular discount to its customer and easy credit term to its retailer. ठीक है जी, डिस्काउंट देते हो। वैसे तो सेल्स प्रमोशन की बात है, बस सेल्स प्रमोशन का आगे भी हिंट है। ठीक है जी, खैर मतलब प्रमोशन का आगे भी हिंट है। इट हैज 5 ऑफ इट्स ओन रिटेल शॉप। इट आल्सो सेल इट्स प्रोडक्ट थ्रू वेरियस ग्रोसरी स्टोर सो दैट प्रोडक्ट आर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर एट द राइट प्लेस इन द राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम। बेटा जैसे ये 3 वर्ड आए, प्लेस मिक्स की तरफ इशारा चला गया, प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। और कहता है इट रेगुलर यूजेस डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल्स, यही प्रमोशन है बेटा, ये लाइन प्रमोशन मिक्स। तो चारे के चारों मुझे मार्केटिंग ऑफरिंग के वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ 2015 का भी पेपर फिनिश हो जाता है। अब हमारा लास्ट पेपर बचता है बेटा 2014 का। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, 2014 का पेपर सॉल्व करेंगे। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। आप भूल मत जाना बेटा 10 पेज सैंपल पेपर भी आपको सब्सक्राइब करने हैं और वो भी सॉल्व करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम आएगी मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। बाय बाय।